इंपल्स की बात करते हैं। इंपल्स एक नया कॉन्सेप्ट है, दिमाग को एक्टिवेट करो बिल्कुल ध्यान से। इंपल्स एक नया कॉन्सेप्ट है। इंपल्स क्या होता है, देखो, अगर आपको किसी बॉडी के मोमेंटम को बदलना है, एक चलती हुई बॉडी जिसका मोमेंटम 100 है उसको 20 करना है, मोमेंटम बदलना है, तो धक्का लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मोमेंटम बदलोगे तो बॉडी या तो तेज होगी या फिर धीरे होगी। मोमेंटम बदलने के लिए क्या बदलते हैं हम? स्पीड। तो बॉडी की स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, तो धक्का तो लगाना पड़ेगा। अगर बॉडी चल रही है 20 की स्पीड से और आपको उसको रोकना है तो भी धक्का लगेगा। 20 से चल रही है और उसकी स्पीड 60 करनी है तो भी पीछे से धक्का लगेगा। तो बॉडी की स्पीड को बढ़ाने घटाने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। किस किस को लगता है ये बात सत्य है? दूसरा पॉइंट, अगर बॉडी की स्पीड को बढ़ाने घटाने के लिए धक्का लगाना जरूरी है तो क्या मैं सही बोल रहा हूं कि बॉडी के मोमेंटम को बदलने के लिए भी फोर्स लगाना जरूरी है? आप मोमेंटम को बदलना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए बॉडी का मोमेंटम बदलेगा? एग्री करते हो तो हाथ ऊपर करो कि भैया अगर एक बॉडी का मोमेंटम 100 है और उसको 20 करना है घटाकर, या 100 है और 200 करना है बढ़ाकर, तो दोनों केस में आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा। मोमेंटम बढ़ाने के लिए क्या बढ़ानी पड़ती है? स्पीड। और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। तो मोमेंटम बढ़ाना है तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो आज तक भी यही हो रहा था, अब तक के न्यूमेरिकल्स में भी यही हो रहा था। एक चलती हुई गोली को रोक दिया तो चलती हुई गोली का मोमेंटम था ना, रोक दिया तो मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। तो मोमेंटम को रोकने के लिए, मोमेंटम को चेंज करने के लिए वुडन ब्लॉक ने क्या लगाया था अभी लास्ट क्वेश्चन में? फोर्स। तो मोमेंटम चेंज होने में फोर्स लगता है, इंपल्स अलग है। मोमेंटम चेंज होने पर क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। लेकिन अगर आपको किसी बॉडी का मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज करना हो तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। बहुत जल्दी चेंज करना हो तो बहुत, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज करना है, जल्दी से, मतलब मानो मेरी बात कि एक बॉल इधर से आ रही है 50 की स्पीड से और मैं चाहता हूं अगले 1 मिनी सेकंड में ये बॉल इधर जा रही हो 100 की स्पीड, तो मुझे यहां पर कितना तगड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉल पे? क्या नॉर्मल फोर्स से हो जाएगा ऐसा? 50 की गति से आने वाली बॉल को रोकने में बहुत फोर्स लग जाता है, हाँ ना? आप कह रहे हो उसको उल्टा मोड़ के उधर 100 से भेजना है 1 मिनी सेकंड में, तो थोड़ा फोर्स लगेगा या बहुत? बहुत फोर्स। तो जब भी कभी आप किसी बॉडी का मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज करते हो, बहुत और बहुत कम टाइम में, तो अगर बहुत कम टाइम में किसी बॉडी के मोमेंटम में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आ रहे हो तो उसके लिए जो आप फोर्स लगाते हो, क्या लगाते हो? उसे कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स। है तो ये भी फोर्स ही भाई। मोमेंटम बदलना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये सत्य है। ये ज्ञान दिमाग में डालना जरूरी है। मोमेंटम बदलना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा बदलना है और बहुत जल्दी बदलना है, दोनों बातें। मोमेंटम बहुत, किसी बॉडी का मोमेंटम 1000 है, उसे 0 करना है भाई, 1000 से 0 करना है कितने? 1 मिनट में? नहीं, 1 माइक्रो सेकंड में। बहुत कम टाइम नहीं दे दिया। मोमेंटम, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम बहुत ज्यादा बदलना है और बहुत जल्दी बदलना है कम टाइम में, तो फिर जो आप फोर्स लगाते हो उसको फोर्स तो कहते हैं, लेकिन उसका स्पेशल नाम रख दिया इंपल्सिव फोर्स। क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स। तो जब आपको किसी बॉडी के मोमेंटम को बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी बदलने के लिए बहुत तगड़ा फोर्स लगाना पड़ता है और उस तगड़े फोर्स का नाम रख दिया इंपल्सिव फोर्स। क्या रखा? इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, इंपल्सिव फोर्स। जब आप इंपल्सिव फोर्स लगाते हो तो मोमेंटम बदलता है, हाँ ना? बोलो। ये मोमेंटम जो बदला है ये ज्यादा बदला है ना। इंपल्सिव फोर्स लगाने पर मोमेंटम में चेंज बहुत ज्यादा आता है और बहुत कम टाइम में आता है। बहुत ज्यादा आता है और बहुत, इंपल्सिव फोर्स एक बहुत बड़ा फोर्स होता है, ट्रू फॉल्स? इंपल्सिव फोर्स एक बहुत तगड़ा फोर्स होता है, ट्रू फॉल्स? इंपल्सिव फोर्स बॉडी के मोमेंटम में बहुत तगड़ा चेंज लेके आता है। इंपल्सिव फोर्स लगाने पर बॉडी का मोमेंटम एकदम से बदल जाता है, बहुत कम टाइम मोमेंटम में चेंज आता है। तो इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? जब किसी बॉडी का मोमेंटम बहुत ज्यादा बदलना हो और बहुत कम टाइम, तो आपको बहुत तगड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। उसका नाम रख दिया, स्पेशल नाम दे दिया इंपल्सिव। अब इंपल्स क्या होता है? इंपल्स, जब आप किसी बॉडी का मोमेंटम बदलोगे, बोलो मेरे साथ, इंपल्सिव फोर्स लगाकर। क्या लगाकर? तो बालक, अगर आप इंपल्सिव फोर्स लगाकर बॉडी का मोमेंटम बदल रहे हो, सोचना मेरी बात को, इंपल्सिव फोर्स लगाकर बॉडी का मोमेंटम, तो मोमेंटम थोड़ा बदलेगा, बहुत बदलेगा? बहुत बड़ा चेंज आएगा मोमेंटम में, हाँ ना? बोलो। बहुत देर में आएगा, बहुत कम टाइम में आएगा?
तो मैंने लगाया इंपल्सिव फोर्स और बॉडी का मोमेंटम में चेंज आया बहुत ज्यादा, उस मोमेंटम के चेंज को इंपल्स कहते हैं। उस मोमेंटम के चेंज को जो मैं कह रहा हूं ना, बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो पहले मोमेंटम 1000 था, अब हो गया 10। 1000 से कितना हो गया 10। क्या लगाने पे हुआ होगा? बहुत बढ़िया, इंपल्सिव फोर्स। इतना तगड़ा चेंज तभी होता है जब क्या लगाते हो? एक बॉडी का मोमेंटम 1000 था, अब हो गया 10, तो चेंज कितने का हुआ? 990। अरे नहीं आया, बोल ही नहीं पाए तुम। एक बॉडी का मोमेंटम 1000 था, 10 हो गया, कितना चेंज आया? तो 990 इज इंपल्स। इंपल्स 990 क्या है? तो ये जो मोमेंटम का बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम चेंज आता है ना, इस मोमेंटम के चेंज को इंपल्स कहते हैं। समझ रहे हो? ये मोमेंटम चेंज कब आया? जब आपने एक बहुत तगड़ा फोर्स लगाया जिसका नाम था इंपल्सिव फोर्स। मुझे लगता है हमेशा, क्या आप इंपल्सिव फोर्स और इंपल्स में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? इंपल्सिव फोर्स वो धक्का है जो आप लगा रहे हो बहुत तेज, जिससे कि एक बॉडी का मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। मोमेंटम में जो चेंज आया उसे इंपल्स कहते हैं, और उसको करने के लिए जो धक्का आपने लगाया उसे इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो आप एक बॉडी पे लगाते हो, फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है, सामने से 80, 100, 120, 140 की स्पीड पे गेंद आती है, उसका मोमेंटम होता है बहुत तगड़ा इस तरफ, और वो बैट्समैन क्या करता है? बैट को लगा के बॉल को रोकता है। बॉल को रोकने में तो कम जान लगेगी, उस 140 की स्पीड की बॉल का मोमेंटम एकदम से जीरो कर दिया आपने। उस बॉल का मास मान लो ½ kg, मान लो आधा किलो की तो नहीं होती, कम होती है थोड़ी सी, ठीक है। उस बॉल का कुछ मास है, उसकी स्पीड कितनी है? 160, 150, 140, इतनी स्पीड से बॉल आई। तो बैट्समैन को उस इतनी तेज आने वाली बॉल का मोमेंटम जीरो करना है एकदम से, उसमें जान तो बहुत लगेगी। पर सोचो अगर जीरो नहीं करना, उस बॉल को उल्टा उस तरफ ही हिट करना है बहुत तेज, तो बहुत ज्यादा जान लगेगी। तो इतनी जान जब कोई बंदा लगाता है तो उसे बोलते हैं इंपल्स, इंपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? तो बैट्समैन ने जब बॉल को हिट करा तो उसने जो फोर्स लगाया दैट इज इंपल्सिव फोर्स। लगाने पर बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आया दैट इज कॉल्ड इंपल्स। मुश्किल ट्राई कर रहा हूं समझाने का, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। अब ये भी कुछ कहना चाहता है। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग, अ लार्ज फोर्स for a short period of time to produce a finite change in momentum is called an वो जो लार्ज फोर्स आपने लगाया उसका नाम क्या है? इंपल्सिव फोर्स। लार्ज फोर्स जो आपने लगाया उसका नाम क्या है? पर इंपल्स क्या है? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहां पर बोलूं आपसे कि बालक अपने मन के अंदर डाल दो, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन, क्या भैया हर बार चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कहते हैं? मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी की स्पीड कम हो गई, तो गाड़ी का मोमेंटम चेंज हुआ। हाँ, पहले गाड़ी 100 पे चल रही थी, अब 80 पे आ गई, तो मोमेंटम तो चेंज होगा। पहले मास इनटू वेलोसिटी अलग था, अब मास इनटू वेलोसिटी अलग है। पहले स्पीड 100 थी, अब स्पीड 80 है, तो ब्रेक लगाने में मोमेंटम कम हुआ, माना। तो भैया इस मोमेंटम चेंज को भी इंपल्स बोलेंगे। या फिर जब एक बहुत तगड़ा फोर्स बहुत थोड़े टाइम के लिए लगता है, तब जो मोमेंटम चेंज आता है उसे इंपल्स कहते हैं। कौन सा वाला सही है? बाद वाला, पहले वाला? अरे भाई, दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं, धीरे हो रही हैं, तेज हो रही हैं, सबका मोमेंटम तो बदल ही रहा है। मोमेंटम इज मास इनटू स्पीड। तो एक बॉडी की स्पीड अभी इतनी है, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, तो उसका मोमेंटम तो हर बार चेंज हो रहा है। क्या हर मोमेंटम चेंज को इंपल्स कहते हैं? आप चल रहे थे 10 की स्पीड से, एकदम से आप रुक गए, 5 सेकंड के दौरान 10 की स्पीड चल रहे थे, 5 सेकंड बाद आप रुक गए, 5 सेकंड के अंदर आपका मोमेंटम पहले कुछ था, अब जीरो हो गया। तो क्या आपका मोमेंटम में जो चेंज आया वो इंपल्स है? नहीं यार, आपने टाइम लिया 5 सेकंड, और आपका मोमेंटम में चेंज भी कितना आया? थोड़ा सा। फोर्स भी कितना लगा हुआ? ना के बराबर। तो जब कोई बहुत बड़ा फोर्स लगता है बहुत छोटे टाइम के लिए, और फिर जो मोमेंटम में चेंज आता है, उस मोमेंटम चेंज को कहते हैं। नहीं आया? अच्छा, तो मान लेते हैं बच्चों, एक बॉडी है, उसका पहले मोमेंटम है पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम। क्या? उसकी स्पीड है पहले v1, थोड़ी देर बाद हमने बहुत ज्यादा स्पीड बदल दी उसकी, और उसकी स्पीड को कर दिया v2, और बाद में मोमेंटम हो गया उसका ts। तो कोई बताएगा मोमेंटम में चेंज? क्या मोमेंटम में चेंज को ऐसे ही लिखते हैं?
ट्राइंगल को बोलते हैं चेंज इन, पी को बोलते हैं मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? ईमानदारी से बोलो, कैसे? दुनिया में किसी भी चीज का चेंज निकालना है तो फॉर्मूला कहता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा पीएफ माइनस। अगर कोई मुझसे कह रहा है कि ये मोमेंटम चेंज लाने के लिए आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स लगाना पड़ा, और ये मोमेंटम चेंज जो आया है बहुत छोटे टाइम में आया, बहुत, तो ये जो मोमेंटम चेंज है किसके बराबर होगा? किसके? नहीं आया बालक। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी। डेल्टा पी को मैंने ओपन कर दिया अगले स्टेप में, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। हाँ ना बोलो। क्या आप और मैं जानते हैं कि अगर इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? mv1। नहीं मान रहे ना? पक्का श्योर हो? अरे मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू स्पीड, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम कितना होगा? m इंटू, थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड बढ़ के हो गई v2, मास अब भी m है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv। तो क्या मैं इंपल्स का एक फॉर्मूला याद करने के बाद इसमें पी एफ और पी आई की वैल्यू पुट कर सकता हूं? मान लेते हैं फाइनल मोमेंटम है mv2, इनिशियल मोमेंटम है mv, तो इंपल्स क्या आ गया? क्या m कॉमन आ रहा है? तो v2 माइनस, तो इंपल्स का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हाँ ना बोलो। क्लियर है आपको कि इंपल्स का जनरल फॉर्मूला होता है मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम। अपने मन को बार बार बोलना है, इंपल्स इज इक्वल टू मोमेंटम में कितना चेंज आया। इंपल्स इज इक्वल टू मोमेंटम में कितना चेंज आया। P2 माइनस P1, P2 माइनस PF माइनस PI। अब P2 माइनस P1 बोलो या PF माइनस PI बोलो, बात तो बाद वाला मोमेंटम माइनस पहले वाला मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, इज इक्वल टू। अच्छा ठीक है, तो इंपल्स किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम के। भैया इंपल्स का कोई और फॉर्मूला होता है? अरे हाँ, बहुत तगड़ा, देखना सारे यहां पे। पालक बताना मुझे, क्या आप और मैं ये बात जानते हैं कि न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में चिल्ला चिल्ला के कुछ कहा था, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय, नहीं याद ना? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो ये बात करी थी हमने न्यूटन के बारे में। क्या आपको लगता है मैं डेल्टा टी को यहां ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा? एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू, सही है। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है? एफ डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और वापस से इंपल्स पे आऊं कि इंपल्स इज इक्वल टू क्या? डेल्टा पी। इंपल्स इज इक्वल टू, और अभी हमने देखा कि डेल्टा पी किसके बराबर है? फोर्स इंटू टाइम। तो मैं डेल्टा पी किसके बराबर होता है? एफ इंटू, तो मेरे पास इंपल्स का एक और फॉर्मूला आ गया, एफ इंटू डेल्टा टी। इंपल्स डेल्टा पी के बराबर होता है और डेल्टा पी इसके बराबर होता है, तो इंपल्स भी इसके बराबर हो गया। तो हमारे पास इंपल्स के अब एक और फॉर्मूले ने जन्म ले लिया कि नाउ हमारे लिए इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम टेकन। कितना टाइम लगा? ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये एफ क्या है बच्चों? ये इंपल्स की बात चल रही है, तो एफ क्या है? इंपल्सिव फोर्स। एफ क्या है? क्या याद है? मोमेंटम चेंज करने के लिए आपने बहुत तगड़ा फोर्स लगाया था और बहुत, तो ये रहा वो तगड़ा फोर्स और ये रहा वो कम टाइम। बड़ा वाला फोर्स छोटा वाला मल्टीप्लाई करा, इंपल्स। तो इंपल्स को आप मोमेंटम का चेंज निकाल कर भी निकाल सकते हो, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। नहीं आ रहा है? तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि इंपल्स के कौन से दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, इंपल्स इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस, और इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा। बेटा याद रखना है इसको। इंपल्स कहां कहां देखने को मिलता है? जहां पर बहुत तगड़ा फोर्स बहुत थोड़े टाइम के लगता है, मोमेंटम एकदम चेंज होता है। क्या कहां कहां पे? अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। अब देखो होता क्या है, इंपल्स का एप्लीकेशन बता रहा हूं कि
इतना तगड़ा इंपल्सिव फोर्स बंदे के हाथ पे लगने वाला होता है, पर वो कुछ भी करके अपने फोर्स को कम करता है। कैसे करता है देखना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेल्टा पी बाय, अगर आप जानते हो कि एक गेंद आपके हाथ में आनी है और आपको कैच करनी है, वो आ रही है 100 की स्पीड से, और आप कैच करोगे उसके मोमेंटम को क्या कर दोगे एकदम से? जीरो। तो एक बात बताओ, अगर मुझे वो बॉल कैच करनी है तो मोमेंटम तो उसका चेंज उतना ही होगा, समझो ना। पहले मोमेंटम मान लो उसका है 200, और बाद में आपको कैच करके रोकना है उस बॉल को, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। आप किसी भी तरीके से कैच कर लो, भैया मैं ऐसे उछल के कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, कैसे भी कर लो, वो कैच करते ही मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो क्या 200 के मोमेंटम से आने वाली बॉल को आप किसी भी तरीके से कैच करो, उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा, 200 से जीरो होने वाला चेंज, वो तो उतना ही आएगा। क्या आप अलग अलग तरीके से कैच करके उस चेंज को बदल सकते हो? हाँ ना बोलो। तो भाई दिक्कत ये थी कि हमारे हाथ पे ना थप्पड़ की तरह लग रही थी वो बॉल। बहुत तेज लगती है ना भाई, बॉल कैच कर रहे हो बहुत तेज लगती है, अगर वो प्रॉपर लेदर की बॉल है तो बहुत तेज लगेगी। तो अब फोर्स जो लग रहा है हाथ पे वो बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है। क्यों बहुत तेज है? एक इतनी तेज आने वाली बॉल का मोमेंटम आप एकदम से जीरो कर रहे हो, तो आप बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज ला रहे हो, तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? इंपल्सिव। तो वो तो बहुत बड़ा होता है, तो बहुत तगड़ा फोर्स प्लेयर के हाथ पे लग रहा होता है। अब प्लेयर परेशान है, क्या करूं भाई, मोमेंटम चेंज तो 200 का ही होगा, मैं उसको चेंज कर नहीं सकता। फोर्स को कम करने के लिए मैं क्या करूं? क्या टाइम को बढ़ा दें? तो प्लेयर सोचता है अगर मैं टाइम को बढ़ा दूंगा, टाइम को बढ़ाने का मतलब है उस बॉडी का मोमेंटम 200 से जीरो एकदम से ना हो, मैं अपने हाथ को पत्थर की तरह यूं ना करूं और बॉल आके भट्ट लगे हाथ पे, और मैं ऐसे बंद कर लूं हाथ को। ऐसा करने पे हाथ पे बहुत जोर लगेगा, नहीं लगेगा? क्योंकि हाथ पे आके बॉल लगी और आपको उस एक माइक्रो सेकंड में जब बॉल हिट करी, उसकी स्पीड क्या हो गई? जीरो। आपने बॉल का मोमेंटम एकदम चेंज कर दिया। अगर आप कुछ भी करके उस टाइम इंटरवल को, जितने टाइम में बॉल की स्पीड जीरो हो रही है, उस टाइम को अगर आप बढ़ा पाओ, तो इक्वेशन से देखो, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। तो प्लेयर क्या करता है, जब बॉल को कैच कर रहा होता है ना, तो बॉल ऐसे आ रही है, मान लो बॉल का पाथ ये है, तो बॉल को ऐसे पकड़ता नहीं है, यहां पे बॉल के साथ अपने हाथ को भी पीछे ले आता है। करता है नहीं करता? क्यों करता है ऐसा? वो कहता है कि बॉल को मैं यहां पे धीरे करूंगा, धीरे करूंगा, धीरे करूंगा, यहां पे आके रोकूंगा। टाइम बढ़ गया ना, टाइम बढ़ गया तो फोर्स हाथ पर कम जान लगती है, कम फोर्स लगता है। समझ रहे हो? नहीं पता तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो कैच करने वाला भाई है वो पीछे हाथ को मूव क्यों कर लेता है बॉल के साथ साथ, क्यों करता है ऐसा? वो फोर्स कम हो जाए, ताकि टाइम बढ़ जाए और फोर्स नहीं आया, टाइम बढ़ जाए और फोर्स, वो फोर्स बहुत तगड़ा होता है, उसको कम करने के लिए प्लेयर ऐसा करता है। हाँ ना बोलो। आपको मैं छत से फेंक दूं, कूदा दो, अच्छा लगता है, फेंक दूं अजीब लगता है। आपको छत से कूदा दें अगर, और नीचे फर्श हो बिल्कुल सॉलिड सीमेंट का, सीमेंट के फर्श पे आपको कूदा दिया, एक मंजिल से ही कुदाया है, तो क्या लगता है चोट वोट लगने की उम्मीद है? हाँ ना बोलो। और नीचे रेत का टीला है, रेत रेत रेत, इतनी मोटी रेत की लेयर है, उसमें कूदा दे तो चोट कम लगेगी ज्यादा लगेगी? क्योंकि रेत में ना पैर धंसता है धीरे 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 धीरे, सीमेंट में एकदम से भट्ट पैर लगेगा और पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। पर जब रेत में पैर आपका हिट करेगा, बॉडी हिट करेगी, तो बॉडी का मोमेंटम एकदम से जीरो, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और फिर जाके बॉडी रुकेगी। हाँ ना बोलो। तो इसीलिए अगर नीचे सैंड होगी तो फिर जंप करने में कोई दिक्कत इतनी आप पे, आपकी बॉडी पे उतना तगड़ा फोर्स नहीं लगेगा, आपको चोट उतनी ज्यादा, क्योंकि आपने टाइम बढ़ा दिया। क्या कर दिया? टाइम बढ़ा दिया। खैर यही लिखा होगा शायद, अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट रिसीव्स मोर इंजरीज व्हेन ही फॉल्स ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर देन व्हेन ही फॉल्स ऑन अ हीप ऑफ सैंड। मिट्टी पे गिरेगा कम चोट लगेगी, लेकिन अगर सीमेंटेड फ्लोर पे गिरा तो बहुत चोट लगेगी, ये मिट्टी अंदर थोड़ा स्क्वीज कर जाएगी, टाइम बहुत थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगला ट्रेन देखिए, ट्रेन मेट्रो देखी होगी, मेट्रो मेट्रो देखिए, हैरानी की बात है एक दो के हाथ अगर नीचे है तो अफ्रीका से आए हो क्या? मेट्रो तो देखिए। अच्छा कौन कौन मेट्रो में बैठा है आज तक? कौन कौन कभी आज तक मेट्रो में नहीं बैठा? देखिए बस एक बच्चा, ठीक है। सुनिए, मेट्रो में दो कोच को, दो डब्बों को जोड़ने के लिए बीच में ना बफर लगा होता है। बफर मतलब रबर का एक पूरा सिस्टम लगा होता है। वो रबर का सिस्टम पता है क्या करता है? अब मान लो आगे वाले इंजन ने ब्रेक लगाई, आगे वाले इंजन ने ब्रेक लगाई,
इंजन के टायर में लगी है ना ब्रेक, तो है ना, ब्रेक लगी, पीछे का डब्बा इंजन पे हिट करेगा, वो तो चल रहा था ना, इंजन रुका तो वो भी रुकना चाहिए, पर एकदम से रुकेगा तो वो हिट भी तो कर देगा आगे वाले इंजन पे, इसके पीछे वाला डब्बा इस डब्बे पे हिट करेगा। और अगर एकदम से 100 की स्पीड पे आपने ब्रेक मार दी, क्या लगता है क्या होगा पता है? इंजन में पावर ब्रेक है, इंजन के चारों टायर रुक जाएंगे, लेकिन पीछे का डब्बा इंजन पे, उसका पीछे का डब्बा उस डब्बे पे, सारे डब्बे एक के ऊपर एक हिट करेंगे, पता है आपको? इमेजिन करो ना यार, टक्कर होगी कि नहीं होगी? एकदम से रोक दिया भाई आपने, टक्कर होगी। और वो डब्बे लोहे के हैं, स्टील के हैं, आयरन के हैं, वो डब्बे अगर हिट करेंगे तो डब्बे टूट जाएंगे, डीरेल हो जाएंगे, पटरी से हट जाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए बीच में लगाते हैं बफर। क्या लगाते हैं? वो रबर का एक पूरा सिस्टम होता है कि जब आगे वाली ट्रेन, आगे वाला डब्बा रुकता है तो पीछे वाला डब्बा ना एकदम से हिट नहीं करता, वो रबर से वो धीरे धीरे, बहुत हार्ड रबर होता है वो, सॉकर देखा है, सॉकर की तरह, तो धीरे 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 स्क्वीज होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। ट्रेन मुड़ती है तो वो खिंच जाता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो बफर क्या करते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं। किसको? वो इंपैक्ट जो एकदम से होना था अब वो धीरे धीरे होगा। जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम होगा तो चीजें खराब नहीं होंगी। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विद सॉकर्स, वही बात हम कर रहे थे। जो आप गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उनमें सॉकर्स होते हैं। अब क्या है, अगर सॉकर नहीं हुए, टायर है, टायर एक ब्रेकर पे उछला, भट्ट नीचे आया, सीट भी भट्ट नीचे आएगी, जितना हर्ट टायर को हुआ है उतना ही हर्ट आपको होगा। ठीक है, तो इट विल नॉट बी स्मूथ सिटिंग ऑन अ साइकिल, सिटिंग ऑन अ बाइक, ठीक है, और ऑन अ कार। जितने ज्यादा गड्ढे आएंगे, वो जितना टायर को गड्ढे फील हो रहे हैं ना कितनी बुरी तरह, वो सारे गड्ढे आपको ही फील होंगे अगर सॉकर ना लगे। सॉकर क्या करता है, सॉकर एक स्प्रिंग होती है, बहुत हार्ड स्प्रिंग, तो जब टायर नीचे दबता है तो सॉकर आपकी सीट को उतना तेज दबने नहीं देता। समझ रहे हो? इसका मैं आपको कोई वीडियो भी दिखाऊंगा। तो वो बहुत आराम से सॉकर उसको मेंटेन करता है कि आपका टायर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो आपकी सीट है वो बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे होती है, आपको झटके तेज नहीं लगते, बहुत स्मूथली गाड़ी चल पाती है। तो सॉकर्स क्या करते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं? तो टाइम बढ़ा दोगे तो फिर से फोर्स कम हो जाएगा। लास्ट है, चाइना वेयर्स आर पैक्ड इन स्ट्रॉ पेपर बिफोर पैकिंग। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन है पेपर में आते हैं। सॉकर क्यों लगाते हैं? ताकि इंपैक्ट, सबका आंसर एक ही है, ताकि इंपैक्ट का टाइम बढ़ जाए और फोर्स, इतना ही लिख के आओगे ना, ये सारे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। वाई लगा देंगे सबके आगे, वाई अ पर्सन, वाई बफर्स, वाई ऑटोमोबाइल, वाई चाइना वेयर, ये सारे क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम के, और वाई लगा होता है सबके आगे। सबका एक ही रीजन है, ये फॉर्मूला लिखो और लिखो। क्या लिखेंगे उत्तर में? टाइम ऑफ इंपैक्ट। क्या? क्योंकि ऐसा करने से टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाता है और फोर्स, बस इसलिए। अब चाइना वेयर को स्ट्रॉ पेपर, आपने वो देखे बबल रैप होता है, बबल्स होते हैं, और एक स्ट्रॉ पेपर मतलब आपने देखा होगा स्ट्रॉ होते हैं, मतलब आप कोई भी नया सामान डब्बे से निकालोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे पौधे जैसी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। थर्मोकोल मिल जाता है, ठीक है, तो ये थर्मोकोल या फिर ऐसे पेपर्स को, कोई कांच की चीज है तो उसके आगे अखबार डाल देते हैं पूरी उसके अंदर। तो ये पेपर्स क्यों डालते हैं, बबल रैप, ये सब क्यों करते हैं? ताकि जब एकदम से टक्कर हो ना उस ऑब्जेक्ट की, किसी से टक्कर हो तो टक्कर अंदर वाले ऑब्जेक्ट तक एकदम से ना पहुंचे, वो बबल रैप उसे अब्सॉर्ब करके धीरे धीरे पहुंचाता है, और टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स, और उतने फोर्स से वो कांच की चीज टूटेगी नहीं। तो बाहर डब्बे पे बहुत फोर्स लग रहा है लेकिन अंदर तक कम पहुंच रहा है, क्योंकि हमने अंदर क्या लगा दी, ऐसी चीजें लगा दी जो उस तक फोर्स को पहुंचने नहीं दे रहे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? चलिए, अगर समझ रहे हो तो ये सारे प्रश्न पेपर में आते हैं, और सिंपल वाई लगा देते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। सबका उत्तर आपको ये फॉर्मूला लिखना है, और लिखना है बाय डूइंग दिस इंपैक्ट टाइम इंक्रीजेस, सो फोर्स, इंपैक्ट टाइम बढ़ जाता है, फोर्स, ठीक है। ये सारे इंपल्स के कॉन्सेप्ट है, इंपल्स की एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स। हम जानते हैं मोमेंटम बहुत तगड़ा एकदम से बदल रहा है, ये मोमेंटम बहुत ज्यादा बदल रहा है और उसमें फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। बस सोचते हैं कि फोर्स को कम करने के लिए क्या करें, टाइम बढ़ा दो, टाइम। आप खुद लॉजिकली सोचना, यहां से भी दिख रहा है, यहां से भी दिखेगा। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू, ठीक है, और इंपल्स इसके इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम। आप और मैं जानते हैं कि भाई बॉल को रोकने के लिए उसका मोमेंटम चेंज तो उतना ही करना पड़ेगा ना, 200 से चल रही है बॉल, रोकेंगे तो मोमेंटम 0 ही हो जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज तो उतना ही करना है, बॉल को रोकना तो है ही, तो मोमेंटम चेंज तो फिक्स है, कितना मोमेंटम में चेंज लाना ही लाना है। मोमेंटम चेंज इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, हाँ ना बोलो।
अब मोमेंटम चेंज फिक्स है, मोमेंटम चेंज कुछ सोचना, मोमेंटम चेंज अगर फिक्स है बालक और किसके बराबर है, एफ इंटू, तो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने, दो चीजों का फिक्स होता है, दो चीजों का प्रोडक्ट, तो यार अगर मुझे इस फोर्स को, किसको, अगर मुझे इस फोर्स को क्या करना है कम, तो मुझे डेल्टा टी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो उतना ही रहना चाहिए, मोमेंटम में चेंज तो उतना ही आ रहा है। तो अगर आप दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम ही है, प्रोडक्ट चेंज नहीं हो सकता, तो अगर आपको एक को कम करना है तो आपको दूसरे को, तो फोर्स को कम करने का एक ही जरिया था मेरे पास, टाइम को बढ़ा देना। और ये सब हमने कहां से सीखा, इंपल्स के फॉर्मूले से, इसीलिए इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स।